सरपंचों के जो कुछ एक चौधरी बने फिर रहे हैं, वो चौधरी बाकी जो सरपंच हैं उनको मैं तो ये कहूंगा कि एक तरह से बहकाने, बरगलाने और धोखा देने का काम कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह काम नहीं करवा पाए। जिस लेवल पर एक सांसद जब उनको बनाया था तो लोगों को एक उम्मीद थी कि एक पढ़ा लिखा अनुभवी आदमी को जो है हमने अपना नेता बनाया है, लेकिन उस लेवल पर उसमें भी एक और खास बात यह है, काफी हद तक कोई भी नेता हो उसके चारों तरफ जो चाटुकार रहते हैं, सबसे बड़े ज्यादा वो उसको मारते हैं। मैं शंकर धीमा, आज हम पहुंचे हिसार में और आपकी मुलाकात कराएंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रद्युमन जोशीला जी से। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। भाई साहब लगातार राजनीति पर नजर रखते हो, अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा जी। किसकी पोजीशन मजबूत लग रही है, बीजेपी, कांग्रेस या अदर्स पार्टी? देखो, मुख्य रूप से तो वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन जो पूरे देश की नजरें हैं वो है 3 राज्यों पर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तीनों ही राज्यों में जो परिणाम होगा वो 2024 की देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। राजस्थान में जहां तक सवाल है, वहां अशोक गहलोत और वर्सेज बीजेपी, वहां कोई राहुल गांधी का बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कोई सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा, ना ही नरेंद्र मोदी का है। लेकिन जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया को मोदी और अमित शाह की जोड़ी दरकिनार कर रही है लगातार, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में जो परिणाम आया था उसके बाद कमलनाथ के नेतृत्व में वहां कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई विधायकों के साथ बीजेपी में चले जाने की वजह से फिर शिवराज सिंह चौहान वहां मुख्यमंत्री बन गए। अब ऐसा लग रहा है कि वहां भी बड़ी क्लोज फाइट है, लेकिन कांग्रेस अप दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बहुत अच्छी पोजीशन में हैं और कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की बजाय कांग्रेस तीनों राज्यों में आज के दिन अप दिखाई दे रही है। बाकी अभी चुनाव प्रचार शुरू होगा, क्योंकि अभी तक तो सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं। ज्यों-ज्यों चुनाव आगे चलेगा उसी के बाद सब स्पष्ट हो पाएगा। मोदी और जो अमित शाह की जोड़ी है वो भी आखिरी बॉल, जैसे जो क्रिकेट की आखिरी बॉल होती है, उस तक वो जो है खेलते हैं। दूसरी बात करूं, अभी बात इंडिया नाम का गठबंधन बना जिसमें काफी पार्टियां आई, 28 पार्टियां थी, और उसके बाद में एनडीए जो बीजेपी की, उसमें 38 पार्टियां हैं। नाम मोदी का लिया जाता है लेकिन पार्टियां छोटी मोटी करके 38 हैं। इस गठबंधन में एनडीए वर्सेस इंडिया, इसमें आपको कौन सी मजबूत लग रही है? देखो, आज के दिन तो बीजेपी के राज में पिछले 9.5 साल से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। इंडिया जो गठबंधन है उनकी तरफ से अभी तक कोई कैंडिडेट उनका फाइनल नहीं हुआ है। जब तक उनकी तरफ से कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज अगर आज के सीन में देखें, लोग बीजेपी से नाराज खूब हैं, लेकिन उसके बावजूद विकल्प ना होने की वजह से मोदी को ही वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसमें अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा कि किस सीट पर कौन लड़ेगा, कौन उनका चेहरा होगा। जब तक वो सारी चीजें तय नहीं होंगी टेबल पर, तब तक कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि इंडिया गठबंधन में जितने दल आज के दिन शामिल हैं वो आखिरी तक कितने दल रहते हैं, इस पे भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि उनमें आपस में टकराव रहता है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते रहते हैं, दूसरी तरफ वो जो है आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो इस तरह से अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। बात करूं हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी के कद्दावर नेता विजेंद्र सिंह ने उन्हें आओ मेरी आवाज सुनो, जिन में लोगों ने आवाज सुनी वो तो आप बता पाओगे, लगातार आपने वीडियो भी बनाए, करीब भीड़ गई थी, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद वो भी बगावती सुर अपना चुके हैं और उनका कल एक स्टेटमेंट आया था कि 20 दिन के अंदर यदि गठबंधन नहीं टूटा तो बीजेपी को काफी नुकसान होगा, जाट वोट नहीं देगा बीजेपी को। देखो, ये तो निश्चित है, क्योंकि जो मेरी आवाज सुनो चौधरी वीरेंद्र सिंह का कार्यक्रम था, एक आदमी की बिना पार्टी, बिना झंडे डंडे की इतनी बड़ी रैली पिछले कई सालों में नहीं हुई है। 20,000 के आसपास उस रैली में लोग थे और उस रैली ने ये दिखा दिया कि बांगर का जो शेर है वो अभी बूढ़ा नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने जो दुष्यंत चौटाला के ऊपर बातें कही, मैं उससे सहमत नहीं हूं। एक इतने बड़े नेता को अपने इतनी बड़ी रैली में किसी एक आदमी को, और वो भी उम्र में उनसे इतना कम, राजनीतिक अनुभव में उनसे कई गुना कम,
उसको टारगेट उन्होंने नहीं करना चाहिए था। लेकिन कई बार राजनीति में पब्लिक जो चाहती है वो बोलना पड़ता है मंच के माध्यम से, और उन्होंने वही बोला जो जनता वहां चाह रही थी। और उनकी मजबूरी ये है कि अगर वो बीजेपी में रहते हैं और जेजेपी का अलायंस हो जाता है तो उनको उचाना की सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि उचाना में 50,000 के आसपास वोटों से उनकी धर्मपत्नी दुष्यंत चौटाला के मुकाबले में चुनाव हार चुकी हैं। तो लिहाजा उचाना को बचाने के लिए, हिसार को बचाने के लिए और अपनी जो उनकी राजनीतिक जमीन है उसको जिंदा रखने के लिए उनकी मजबूरी है या तो बीजेपी जेजेपी के साथ समझौता तोड़े। अगर वो नहीं तोड़ते तो उनको निश्चित रूप से अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक मयान में दो तलवारें नहीं ठहर सकती। बात करूं, हमने काफी सरपंचों की इंटरव्यू किए और उनको ई टेंडरिंग को लेकर नाराज किए, और सरपंच महोदय ये भी बोल रहे हैं कि जो खट्टर साहब के सीधा ऑर्डर देते हैं अधिकारियों को वो भी नहीं सुनते हैं। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि जो सरपंच जो गांव का एक प्रतिनिधि करता है उसकी पावर छीन ली और वो भी नाराज है, तो इसका मतलब पूरे गाँव का काम कैसे होगा? तो उसको आप किस तरह देखते हैं? देखो, सरपंचों का जो आंदोलन है उसकी अगर कड़वी सच्चाई मैं आपको बताऊं और आपके दर्शकों को, तो वो ये है कि जो कुछ एक लोग सरपंचों के प्रधान बने फिर रहे हैं, वो जो बाकी जो सरपंच उनको धोखा दे रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो इन सरपंचों के कोई ब्लॉक प्रधान बना हुआ है, कोई जिला प्रधान बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई अन्य पदाधिकारी है, वो चोरी छिपे बीजेपी और जेजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों, सरकार के मंत्रियों, सांसदों के साथ मिलते हैं, उनसे अपने तो काम निकलवा लेते हैं, लेकिन जो बाकी जो सरपंच हैं उनको वो बरगलाते हैं, उनको वो बहकाने का काम करते हैं। ठीक है, सरपंचों की मांग जायज है, सरकार ने काफी हद तक उनको सुनने का भी काम किया है। प्रदेश के जो पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली हैं, उन्होंने पहली बार हरियाणा के इतिहास में ऐसा काम किया है जो आज तक नहीं हुआ। आज तक जितने भी सरपंच बने हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह हमेशा पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम हुआ करता, कभी वो कुरुक्षेत्र में हो गया, कभी चंडीगढ़ में हो गया, लेकिन उन्होंने पहली बार सरकार के खर्चे पर हर गांव में जो है उनको शपथ दिलाई। इसके अलावा भी कई और वो काम कर रहे हैं। कोई भी सरपंच है अगर वो सरकार के साथ तालमेल बना करके तो चलेगा तो निश्चित रूप से उसके काम होंगे। अगर आप बगावत पर उतराओगे और बिना बात की तो कोई नहीं पूछेगा। सरकार ठीक काम कर रही है, लेकिन सरपंचों के जो कुछ एक चौधरी बने फिर रहे हैं, वो चौधरी बाकी जो सरपंच हैं उनको मैं तो ये कहूंगा कि एक तरह से बहकाने, बरगलाने और धोखा देने का काम कर रहे हैं। चोरी छिपे खुद के काम निकलवा रहे हैं। खुद यहां तक की और बता देता हूं मैं आपने, जो लोग इनका पदाधिकारी बन के विरोध कर रहे हैं वो इन बड़े बड़े नेताओं की, बीजेपी और जेजेपी की नेताओं के घर जा करके चाय पीते हैं, इनको अपने घर पर बुला करके चाय पिलाते हैं। तो आप आइडिया लगा लो कि वो इन सरपंचों के शुभ चिंतक हैं या इनको जो है एक तरह से धोखा देने का काम कर रहे हैं। हालांकि कई हद तक जो सरकार ने जो सरपंचों के अधिकार हैं वो भी देने चाहिए, मैं उस विषय में भी उनके साथ हूं, लेकिन फिर भी तारतम्य के बीच में जो एक कड़ी जो ये बेफालतू के जो पदाधिकारी बने हुए हैं, इन्होंने इन सरपंचों का भट्ठा गोल कर दिया है। बात करूं हिसार लोकसभा की, हिसार लोकसभा में 9 विधानसभा है, उसके अंदर बीजेपी और जेजेपी के सारे विधायक हैं। आप भी टेढ़ी नजर रखते हो और हिसार की राजनीति पर खुलकर अपने विचार भी व्यक्त करते हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिसार का कितना विकास हुआ? देखो, अगर विकास की बात करें तो जितना होना चाहिए था उस लेवल पर तो कुछ हुआ नहीं। हिसार में पिछले चाहे 9.5 साल हो या उससे पहले का भी कार्यकाल हो, हिसार हरियाणा प्रदेश का वो जिला है जो विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, जहाँ 7 विधायक आते हैं। हिसार किसी समय सीएम सिटी रहा है। हिसार वो क्षेत्र है जिसने देश और प्रदेश की राजनीति के बड़े बड़े चेहरे को दिया है। यहाँ तक कि देश के उपराष्ट्रपति भी हिसार से रहे हैं, जिसका बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन उसके बावजूद हिसार में सिर्फ लोगों को बहकाने, एक एयरपोर्ट के नाम पर, एयरपोर्ट आम आदमी के क्या काम आएगा, ठीक है, कभी एलिवेटेड रोड के नाम पर जो हिसार के स्थानीय मंत्री हैं, चाहे वो कमल गुप्ता हो, चाहे वो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगुआ हो, चाहे वो अनूप धानक हो, वो आज के दिन सिर्फ गली और नालियों का उद्घाटन करने तक सीमित हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई इंस्टीट्यूट, कोई बड़ा हॉस्पिटल, कोई बड़ा रोड, कुछ भी हिसार में नहीं बना है। राजनीतिक रूप से भी हिसार आज शून्य है और विकास के मामले में भी हिसार आज शून्य है। और उसके लिए अगर कोई दोषी है तो
तो वो दोषी जो हिसार के जनप्रतिनिधि हैं, आज जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो लोग उसके जिम्मेवार हैं, चाहे वो जेजेपी के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, और सारे के सारे आज एक और जो जैसा आपने बताया, सारे के सारे आज सत्ता के साथ हैं। बल्कि और एक कड़वी बात और मैं आपको बताऊं, अगर हम नलवा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पर जो लोग आए, चाहे वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे जो 2 नंबर पर रहे, जेजेपी के कैंडिडेट थे 3 नंबर पर रहे, बीजेपी का कैंडिडेट जीता, तीनों आज सरकार के साथ हैं। लेकिन नलवा विधानसभा क्षेत्र में एक काम भी नहीं हुआ। सेम अगर लोकसभा की बात करें हम, ब्रिजेंद्र सिंह पिछले 4.5 साल से सांसद हैं, एक पढ़ा लिखा सांसद है, इसमें कोई दो राय नहीं है, IAS ऑफिसर रहे हैं। लेकिन चूंकि वो खट्टर साहब के साथ उनकी नहीं बन पाई, बेशक वो सत्ता में हैं, लेकिन उस लेवल पर ब्रिजेंद्र सिंह काम नहीं करवा पाए जिस लेवल पर एक सांसद जब उनको बनाया था, तो लोगों को एक उम्मीद थी कि एक पढ़ा लिखा अनुभवी आदमी को जो है हमने अपना नेता बनाया है। लेकिन उस लेवल पर उसमें भी एक और खास बात यह है, काफी हद तक कोई भी नेता हो, उसके चारों तरफ जो चाटुकार रहते हैं, सबसे बड़े ज्यादा वो उसको मारते हैं। ब्रिजेंद्र सिंह के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या रही कि जो 2-4 लोग पहले उनके पिताजी चौधरी बीरेंद्र सिंह को चलाते थे, वही 2-4 आदमी अब जो है ब्रिजेंद्र सिंह को चला रहे हैं। और उन 2-4 आदमियों का वजूद ये है कि वो गांव में कभी सरपंच भी नहीं बने, ठीक है, बनना तो दूर, उन्होंने कभी चुनाव तक नहीं लड़ा। जब उनको राजनीति का या सामाजिक जीवन का कैखे गए भी नहीं पता है, तो वो किस तरह से लोगों के काम करवा पाएंगे। इस वजह से ब्रिजेंद्र सिंह के फेल होने का सबसे बड़ा कारण मैं इसी चीज को मानता हूँ। अभी मैं छोटा सा एक प्रश्न मेरा लास्ट है कि कल आशा वर्कर जो शहरी विकास मंत्री आपने बोला कमल गुप्ता जी सांसद विधायक हैं बीजेपी के और मंत्री भी हैं, उनका घर का घेराव किया 4,000 रुपए तनख्वाह से घर तो नहीं चल रहा है जी, आप उनको किस तरह लेते हैं और क्या सरकार उनके साथ सही कर रही है या गलत कर रही है? देखो, सबसे बड़ी बात यह है राजनीति की, आप अगर किसी व्यापारी आदमी को, आप किसी कोई दूसरा व्यवसाय कोई आदमी कर रहा हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो जो है कोई रिकवरी मैन हो, चाहे वो कोई फाइनेंसर हो, कोई प्रॉपर्टी की कॉलोनी काटने वाला हो, ऐसे लोगों को अगर आप राजनीति में अपना जनप्रतिनिधि बनाओगे तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि राजनीति में वो आदमी चाहिए जिसको हर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी के दुख तकलीफ का पता हो, जिसको ये पता हो कि खेती किसानी कैसे होती है, जिसको ये पता हो कि घर कैसे चलाया जाता है। जिस आदमी को सिर्फ एक व्यापारी टाइप का आदमी, बेशक उन्होंने अपना एक हॉस्पिटल खोल रखा था, वो डॉक्टर थे, लेकिन है तो डॉक्टर भी एक व्यापारी टाइप के ही, उनका एक बिजनेस है वो, ठीक है। आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो जिसके पास भी थोड़ा बहुत पैसा हो जाता है वही आदमी राजनीति में आ जाता है और उसका खामियाजा जनता को ये भुगतना पड़ता है, जैसा अब हम भुगत रहे हैं, चाहे वो कमल गुप्ता हो, चाहे वो रणबीर गंगवा हो, ठीक है। उनको आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। आप 4,000 रुपए की बात कर रहे हो, कमल गुप्ता तो इस तरह के सबजबाज लोगों को दिखा रहे हैं कि अगर शहर में एक भी गली फूटी हुई, एक भी रोड फूटा हो तो मुझे बताओ। जबकि हिसार में पिछले 10 साल से, जब से डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार के जनप्रतिनिधि हैं, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। आप कहीं भी कोई भी रोड उठा करके देख लें, और अकेले कमल गुप्ता की बात नहीं है, जितने जनप्रतिनिधि हिसार के आज के दिन हैं सब गूंगे और बहरे हो चुके हैं। खुद रणबीर गंगवा जो नलवा हल्के का विधायक है, उसका गंगवा गांव है और उसकी ससुराल आर्यनगर पड़ती है, गंगवा और आर्यनगर का रोड भी वो नहीं बनवा पाया। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना विकास कमल गुप्ता ने करवा दिया, कितना विकास रणबीर गंगवा ने करवा दिया। ठीक है, झूठी हवा हवाई बातें आप कितनी करते रहो, आप लोगों को झूठे सल्जबाज दिखाते रहो। और मेरा तो आज भी जनता से अनुरोध है कि अभी जो 6 महीने बाद जो चुनाव होने हैं लोकसभा के, 1 साल बाद विधानसभा के, आप केवल उन आदमियों को अपना जनप्रतिनिधि बनाएं जो लोगों की दुख तकलीफ को समझ सके, जो गांव, गरीब, ढाणी, खेत मजदूर, उन सब की तकलीफ को जानने वाला हो, तब ही कोई बात बन पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जी धन्यवाद। आज हमारे साथ थे प्रद्युम्न जोशीला जी, वरिष्ठ पत्रकार, और उन्होंने अपने एक एक शब्द राजनीतिक तौर पर बताए। और आने वाले 5 जो राज्य के चुनाव हैं उनका परिणाम जैसे ही आएगा उसके बाद राजनीतिक दशा और दिशा बदलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक बात करें मोदी सरकार की, ये भी एक विकल्प है कि इंडिया के नाम से आपने गठबंधन जरूर कर लिया, लेकिन आप चेहरा भी इसको दे नहीं पाए।
इसमें भी देखना है कि कौन चेहरा होता है। और सबसे बड़ी बात जो भाई साहब ने बोली कि कितने दल तब तक रुकते हैं, ये एक देखने वाली बात है। हो सकता है चुनाव भी अलग हो सकता है वो बीजेपी में चले जाए, ये भी हो सकता है। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।